हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि आपके पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो स्पेशल टॉपिक है, मीन्स जो ऑफ द रिकॉर्ड टॉपिक है, जिसका बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं होता है, जिससे बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट होता बहुत स्पेशल है, तो उसको मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ऑन द बैनर ऑफ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें छोटी छोटी बातें जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बट कॉमन नहीं है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा और उस सबको मैं समराइज करूंगा। तो गौर से आप देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपका गिब्स फ्री एनर्जी के इक्वेशन से, जिसको हम बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जो हमें यह बताता है कि किसी केमिकल रिएक्शन का और किसी प्रोसेस के डेल्टा जी इंट्रोपी एंड इंथैल्पी के बीच में क्या रिलेशन होता है। मीन्स relation among Gibbs free energy, entropy and enthalpy of a process is explained on the basis of Gibbs-Helmholtz equation. Gibbs-Helmholtz equation इसको हम बोलते हैं, बट इसमें डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एस इंट्रोपी ऑफ प्रोसेस एंड टी टेम्परेचर बट एक्चुअल में गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन आपका यह है। हालांकि ये भी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन ही है, बट ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि इससे हम लोग इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला जो सेक्शन है उससे ज़्यादा कोरिलेट करते हैं। ये आपका है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। हियर डेल्टा जी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच इंथैल्पी ऑफ प्रोसेस, टी टेम्परेचर एंड डेल्टा जी। तो आप समझ रहे हो डेल्टा टी, इसको थोड़ा समझना जरूरी है। इसका मीनिंग हुआ पार्शियल चेंज इन डेल्टा जी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। मींस अंडर ब्रैकेट जो टर्म है ये है पार्शियल चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे किसी प्रोसेस के, और खास करके जो सेल रिएक्शन है, जो सेल के अंदर प्रोसेस हो रहा है, उसका गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर पे जो उसके गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज होता है टेम्परेचर चेंज करने के साथ, उसको ये टर्म रिप्रेजेंट करता है। अब आप पेरेंट जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन इससे कंपेयर करोगे तो यह किसके जगह पे आएगा जी? माइनस डेल्टा एस की जगह पे आएगा। मीन्स अगर वैसा बात करोगे तो आपका डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस दिस, माइनस डेल्टा जी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये आपका हो गया क्या? डेल्टा एस। कंपेयर करोगे तो आपको ये मिलेगा। लेकिन यह गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन ज़्यादा पॉपुलर है, इसी के फॉर्मूले यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे कौन क्या है समझ लो। डेल्टा जी मीन्स डेल्टा जी का पार्शियल जी मीन्स डेल्टा जी बाई डेल्टा टी है। इसका मीनिंग हुआ पार्शियल चेंज इन डेल्टा जी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। पी सिंबलाइज पी, प्रेशर इज कांस्टेंट। अब फॉर सेल रिएक्शन, अगर इस गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन को सेल रिएक्शन पे अप्लाई करोगे तो सेल रिएक्शन में डेल्टा जी क्या होता है? माइनस एन एफ ई, वेयर ई इज ईएमएफ ऑफ द सेल। सो इसको हम लोग पुट कर देंगे अब इक्वेशन में। डेल्टा जगह पे माइनस एन एफ ई, डेल्टा एच एज यूजुअल रहेगा, टी टेम्परेचर हो गया। डेल्टा जी की जगह पे यहाँ पुट करेंगे माइनस एन एफ ई बाई डेल पार्ट, मतलब डेल टी हो गया। अब प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ भी उसी सब कुछ सेम रह गया, ओनली डेल्टा जी का वैल्यू यहाँ मैं पुट कर दिया। अब देखो क्या होगा। ये तो है चेंज, पार्शियल चेंज इन एन एफ ई बाई पार्शियल चेंज टेम्परेचर, मीन्स चेंज इन एन एफ ई विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो नंबर ऑफ मोल फैराडे तक कांस्टेंट होता है, तो टेम्परेचर बदलने से बदलेगा नहीं। क्या बदलेगा? ईएमएफ। सेल का ईएमएफ टेम्परेचर बदलने के साथ बदल सकता है, इसलिए मैंने जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दिया। अगला स्टेप में माइनस एन एफ ई इस साइड रहा लेफ्ट, डेल्टा एच एज यूजुअल वही रह गया, माइनस एन एफ ई को मैंने बाहर कर दिया। टी पहले से बाहर है तो माइनस एन एफ टी बाहर हो गया। अंदर क्या बचा? डेली बाई डेल टी, मीन्स
change in partial change in EMF of the cell with respect to temperature at constant pressure। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। अब माइनस एन एफ से सब में डिवाइड कर दिया, माइनस एन एफ सब में डिवाइड करेगा तो क्या हो, माइनस डेल्टा एच बाई एन एफ, और इसका माइनस माइनस प्लस हो गया, टी डेल डी बाई डेल टी प्लस पी, मतलब प्लस पी नहीं मीन्स कांस्टेंट प्रेशर। अब इस चीज को यहां पे आगे लेकर आते हैं, डेली बाई डेल टी एक नया टर्म हमारे पास आ गया, डेली बाई डेल टी हुआ चेंज इन ईएमएफ विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, हालांकि डेल पार्शियल चेंज होता है बट हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डी बाई डी टी भी हम लोग लिख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पार्शियल मीन्स टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन। temperature coefficient of EMF of the cell। EMF of the cell तो डेली बाई डेल्टी आ गया, मीन्स हमें जो एक्सप्रेशन मिला वो सेल का EMF किसके टर्म से मिला जी, सेल का EMF आपका मिल गया माइनस डेल मीन्स डेल्टा एच मीन्स इंथैल्पी, जो सेल रिएक्शन ड्यूरिंग इंथैल्पी चेंज हो रहा है वो यहाँ पे है, प्लस और क्या है, प्लस इसमें आपका यह है कि टेम्परेचर के साथ आपका EMF किस तरह से चेंज हो रहा है उसमें रिलेशन आ गया। इस बेसिस पे हम लोग सेल के बारे में बहुत कुछ एसेस कर सकते हैं और वो चीज मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। अब आगे मैं बताऊंगा कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन हाउ कुड यू एसेस अबाउट EMF ऑफ द सेल विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करने के साथ सेल के EMF के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, अगर इफेक्ट होगा तो उसके वजह से सराउंडिंग में क्या इफेक्ट होगा, मीन्स हीटिंग होगा कि कूलिंग होगा, ये सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे अब। बट दिस इज द इक्वेशन एंड दिस इज द बेसिस ऑफ ऑल एजम्पशंस एंड आवर स्पेकुलेशन। जो भी मैं स्पेकुलेट करूंगा, जो भी मैं एसेस करूंगा, इसी इक्वेशन के बेसिस पे आपको बताऊंगा। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल EMF ऑफ द सेल हम लोग सेल रिएक्शन के बारे में कई चीज एसेस कर सकते हैं। आप देखिए एक इस इक्वेशन को, आप चाहो तो इसको प्रॉपर और राइट कर सकते हो, आप इसको इस साइड फेंक करके इसको इस साइड कर सकते हो, मीन्स डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई एन एफ को इस साइड करो तो ये आपका इस साइड आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, मीन्स टी प्लस टी इंटू डेली बाई डेल टी एज कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस ई हो जाएगा। अब आप एन एफ को इस साइड फेंक दो तो क्या बन जाएगा जी, इसके बाद यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ तो डेल्टा एच इज इक्वल टू एन एफ टी डेल ई बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस ई। लेकिन एन एफ जो तुम्हारा है वो इस सब के मल्टीप्लाई रहेगा, इस पूरे के एन एफ, क्योंकि एन एफ अब जा रहा है। ये एक्सप्रेशन हो गया था, आप देख लो इस तरह से आप डेल्टा एच का वैल्यू निकाल सकते हो अलग अलग करने। डेली बाई डेल टी अगर जीरो हुआ तो डेल्टा एच किसके इक्वल होगा, अगर डेली बाई डेल टी पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, निगेटिव हुआ तो क्या होगा। इसके बेसिस पे हम लोग और डेल्टा एच के बेसिस पे डिस्कस कर सकते हैं कि हमारा सेल रिएक्शन के ड्यूरिंग मीन्स सेल के वर्किंग के ड्यूरिंग एनर्जी रिलीज होगा कि एब्जॉर्ब होगा कि कुछ नहीं होगा, और उसी चीज को मैं कैलकुलेट करके इस तरह से आपको बता रहा हूं। तो पहले देखो केस फर्स्ट, इफ डेली बाई डेल टी इज इक्वल टू जीरो मीन्स इफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ EMF ऑफ द सेल इज जीरो at constant pressure, it means neither heating nor cooling takes place during working of cell। जब सेल काम करेगा तो न हीट रिलीज होगा न हीट एब्जॉर्ब होगा, कुछ भी नहीं होगा, मीन्स नो हीटिंग और कूलिंग ऑफ द सेल occurs during its working। इसको ये भी हम बोल सकते हैं then EMF of the cell is constant during working। डेली बाई डेल टी अगर जीरो है इसका मीनिंग क्या हुआ, चेंज इन EMF ऑफ द सेल विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज जीरो। इसका मतलब हुआ कि टेम्परेचर चेंज करने के वजह से सेल के EMF में कोई चेंज नहीं हुआ, तभी तो कांस्टेंट हो आपका डिफरेंशिएशन। कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हुआ, जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो गया। केस सेकंड, इफ डेली बाई डेल टी मीन्स टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ EMF ऑफ द सेल इज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, तो टेम्परेचर ऑफ द सेल फॉल्स ड्यूरिंग वर्किंग
अगर पॉजिटिव है, इसका मीनिंग होगा कि सेल का टेम्परेचर वर्किंग के ड्यूरिंग क्या होगा, डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अब ये कैसे पता किया गया कि टेम्परेचर इस बार डिक्रीज होगा? तो उसके पीछे रीजन, एक तो आप इस इक्वेशन से इस बात को समझ सकते हो, और दूसरा डायरेक्ट ऐसे भी असेस कर सकते हो। कोई भी सेल याद करो, नॉट्स इक्वेशन, ई इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट माइनस 0.059, तो मैं कैलकुलेट करके लाया था तब ना आया था। अगर आप जनरल नॉट्स इक्वेशन पढ़ो तो क्या है आपका, ई एम एफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। तो वहां टेम्परेचर था, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सेल का ईएमएफ घटेगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से सेल का ईएमएफ डिक्रीज होता है नॉर्मल वर्किंग में। बट यहां पे क्या हो रहा है जी कि टेम्प मींस चेंज इन ईएमएफ विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ईएमएफ तो पक्का डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि यहां पे चेंज है, ये नहीं कि ये चेंज बढ़ेगा ही घटेगा, कुछ भी हो सकता है। ये तो क्लियर है कि सेल जब वर्क करेगा तो टेम्परेचर के इंक्रीमेंट के साथ सेल का ईएमएफ डिक्रीज होगा। लेकिन यहां पे डी बाई डी टी अगर पॉजिटिव है, इसका मीनिंग यह हुआ कि सेल का ईएमएफ तो डिक्रीज पक्का होगा, तो निगेटिव होगा ही, बट नीचे वाला भी क्या है, नेगेटिव है। मींस टेम्परेचर में जो चेंज हो रहा है वो भी निगेटिव है। तो टेम्परेचर में चेंज का निगेटिव का मतलब क्या हुआ, फाइनल टेम्परेचर इनिशियल से कम हो गया तो टेम्परेचर फॉल हो रहा है। दैट्स व्हाई डी बाई डी टी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल इज पॉजिटिव, इट मींस टेम्परेचर ऑफ सेल विल फॉल ड्यूरिंग वर्किंग। तो टेम्परेचर ऑफ सेल फॉल्स ड्यूरिंग वर्किंग। अब केस थर्ड, तो केस थर्ड आपका केस सेकंड का जस्ट रिवर्स होगा। इफ डेली बाई डेल्टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज नेगेटिव देन टेम्परेचर ऑफ सेल इंक्रीजेज ड्यूरिंग वर्किंग। क्यों होगा आप समझ रहे हो, क्योंकि ये डेली तो हमेशा मींस टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ईएमएफ सेल का तो ऑलवेज घटता है, डिक्रीज होता है। तो ये तो ऊपर वाला नेगेटिव हो गया चेंज फाइनल में से इनिशियल, बट तुम्हारा नीचे वाला अगर पॉजिटिव होगा तो निगेटिव है पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा। तो इस वजह से क्लियर है कि अगर ये पूरा ओवरऑल निगेटिव है, इसका मीनिंग हुआ कि नीचे वाला क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि ऊपर वाला तो निगेटिव होगा ही ऑल केसेस में। क्योंकि जब भी सेल आपका वर्क करेगा तो सेल का ईएमएफ डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे इस केस में आपका डेली बाई डेल्टी अगर निगेटिव है, इसका मीनिंग यह हुआ कि सेल का ईएमएफ तो निगेटिव होगा ही चेंज, क्योंकि फाइनल ईएमएफ इनिशियल से कम होगा तो चेंज निगेटिव हुआ। बट डेली बाई डेल्टी पॉजिटिव निगेटिव होने का मतलब हुआ कि टेम्परेचर में जो चेंज है वो पॉजिटिव है। टेम्परेचर का चेंज पॉजिटिव का मीनिंग हुआ फाइनल टेम्परेचर इनिशियल से ज्यादा होगा। सो टेम्परेचर ऑफ द सेल इंक्रीजेस ड्यूरिंग वर्किंग। तो यह था तरीका जिससे आप समझ सकते हो कि सेल जब काम करता है, वर्क करता है, तो उसका ईएमएफ टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेटेड रहता है उसको मैं बताया। अब ये सब चीजें आप देख करके मैं बताया भी कि डेल्टा एस क्या है, डेल्टा आप गिब्स फ्री एनर्जी में बताया, मींस गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन बताया था, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस एन एफ। आप टेम्परेचर तो रखोगे ही, साथ में डेली बाई डेल्टी कांस्टेंट प्रेशर, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो इस तरह से आप चाहो तो अगर एन एफ हटाते हो तो आप ये लिख सकते हो ऐसे, जी लगा दोगे यहाँ पे, टेम्परेचर इस तरह से भी कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कैसे करोगे, आप उसी को दिमाग में रखना। और इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आता है टेम्परेचर से रिलेटेड, टेम्परेचर कोफिशिएंट भी तो उसका आंसर कर सकते हो। अब इसके बाद मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स अपार्ट फ्रॉम मेटल आयन इलेक्ट्रोड जो मैं पढ़ाया हूं, उसको ये सिवाय भी किस तरह का इलेक्ट्रोड हो सकता है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड क्या होता है मैं आपको बताने जा रहा हूं। हेलो स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स। वैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मैं पहले ही आपको पढ़ा दिया हूं, बट फिर भी इसको देख लो, समराइज कर रहा हूं इलेक्ट्रोड्स को तो फिर से बता दूं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन आपका इलेक्ट्रोड जैसे बिहेव करता है विद द हेल्प ऑफ प्लैटिनम। आपको पता है कैसे कैसे हम लोग हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड बनाते हैं प्लैटिनम की हेल्प से, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। यहाँ पे 2H+ इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन लूज करके H+ में कन्वर्ट होता है। इस
हाफ सेल रिएक्शन को रिप्रेजेंट हम ऐसे कर सकते हैं, प्लैटिनम H2 गैस 180 टेम्परेचर H प्लस में कन्वर्ट होता है, इसका मोलारिटी 1 रहता है। दिस इज ए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वेयर प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 180 एंड कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज 1 मोलारिटी। आपको पता है इसका इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 हम लोग लेते हैं, इसको हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, सेकेंड मोस्ट पॉपुलर इलेक्ट्रोड इज मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, जहां पे एक मेटल अपने मेटल आयन के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और दोनों कपल आपस में इलेक्ट्रोड जैसा बिहेव करता है। सबसे ज्यादा यही हमारा इलेक्ट्रोड है और इसको अब तक हम लोग इस्तेमाल किए भी हैं। अब देखिए गौर से, एज फॉर एग्जाम्पल कॉपर 2 प्लस कॉपर, सिल्वर प्लस सिल्वर, जिंक 2 प्लस जिंक, मोस्ट कॉमन यही इलेक्ट्रोड्स है जो एक्टिव इलेक्ट्रोड जिसको हम लोग बोलते हैं। इसके अलावा अमलगम इलेक्ट्रोड भी एक होता है। अमलगम इलेक्ट्रोड में करते क्या है कि हम लोग किसी मेटल का अमलगम बना लेते हैं, मीन्स मरकरी के साथ हलवाई बना लिए और उस अमलगम को हम लोग इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज करते हैं। और वहाँ पे होता यह है कि मरकरी का बहुत बड़ा एक्टिवेशन पार्टिसिपेशन नहीं रहता है, मीन्स मेन काम हमारा मेटल ही करता है, बट मरकरी और मेटल के अमलगम को अगर हम इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज करते हैं तो उसको हम लोग अमलगम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ये बहुत पॉपुलर नहीं है बट नॉमिनल है, मीन्स यू शुड नो इट्स नेम, इसके अलावा बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अब अगला है फेरस फेरिक इलेक्ट्रोड। ये भी बहुत पॉपुलर नहीं है बट मैं आपको बता दे रहा हूं, इसका भी नॉमिनल है, मीन्स नाम आपको पता होना चाहिए। इसमें कहा जा रहा है, इसके एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूं क्योंकि पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करता है फेरस फेरिक, मीन्स एक आपका फेरस है, इलेक्ट्रॉन यूज करने के बाद फेरिक होगा। एन एग्जाम्पल इज ए प्लैटिनम वायर डिपिंग इन ए सोल्यूशन कंटेनिंग फेरस एंड फेरिक आयंस, मीन्स ये इलेक्ट्रोड बनाया जाता है एक सॉल्यूशन में जहां पे फेरस और फेरिक दोनों आयन प्रेजेंट है, उसमें प्लैटिनम के वायर को डिप करके बनाया जाता है, प्लैटिनम के वायर को डिप करते हैं। सच ए सेल इज, मीन्स यहां मेटल रॉड नहीं रहता है इसलिए प्लैटिनम का वायर का जरूरत है, मीन्स इलेक्ट्रोड जैसा बनाने के लिए, इलेक्ट्रोड जैसा बिहेव कराने के लिए। अब सच ए सेल इज डिस्क्राइब्ड एज Pt Fe2 प्लस Fe3 प्लस, इसका कंसंट्रेशन C2 है, इसका कंसंट्रेशन C1 है। Fe2 प्लस इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या बनेगा जी, Fe3 प्लस, तो ही दिखा रहा है। द कॉमा इज यूज्ड, मींस इसके बीच में जो कॉमा इस्तेमाल किया गया है उसके कंसंट्रेशन को मींस सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। द कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट केमिकल स्पेसीज इन सॉल्यूशन, दोनों अलग अलग केमिकल Fe2 प्लस और Fe3 प्लस अलग अलग आयंस है, उसके सेपरेशन के लिए कॉमा का यहाँ पे यूज किया गया है। कुछ खास नहीं है। द इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज दिस, Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन गया, Fe2 प्लस बन गया, तो दिस इज कॉल्ड फेरस फेरिक इलेक्ट्रोड। लेकिन अब मैं जो इलेक्ट्रोड बताने वाला हूं वाकई बेहतरीन है, उसको बोलेंगे हम लोग मेटल 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 इनसोल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ये काफी स्कोपिक है और इस पे कई दफा जे एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है और इन फ्यूचर भी आने वाला है। जे एडवांस में तो आएगा ही, मेन और नीट में भी आएगा, उसके सिंप्लीफाइड फॉर्म पक्का। इसलिए अगला जो इलेक्ट्रोड पढ़ने जा रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है। दिस इज मेटल मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। देखो जी, इस यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड मेटल रहता है और दूसरा इलेक्ट्रोड उसका इनसोल्युबल सॉल्ट रहता है। अब इनसोल्युबल सॉल्ट किस मेटल का हो सकता है, तो जितने भी हमारे डी ब्लॉक मेटल्स है उनका जो सॉल्ट होता है वो वाटर में कंप्लीटली सोल्युबल नहीं होता है। तो उसी तरह के मेटल का, ऐसा नहीं कि सोडियम क्लोराइड वाटर में सोल्युबल होता है बट सिल्वर क्लोराइड नहीं होता है। तो सिल्वर और सिल्वर क्लोराइड का जो सिल्वर क्लोराइड इज द सॉल्ट ऑफ सिल्वर, तो सिल्वर और सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड जैसा बिहेव करता है। इसको थोड़ा गौर से देखो, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, AgCl Cl माइनस। अब होता यह है कि इलेक्ट्रोड जैसा बिहेव कैसे करेगा, अब AgCl है आपका है, AgCl में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो बन जाएगा Ag प्लस है, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद Ag हो गया और Cl माइनस। तो अब इलेक्ट्रॉन लेने के बाद तुम्हारा Ag और Cl माइनस दोनों प्रोड्यूस हो गया। तो इसको लिखेंगे कैसे, जैसे मान लो अगर ओनली तुम्हारा मेटल अगर इलेक्ट्रोड है, मींस मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड है, जैसे यहाँ पे सिल्वर, तो Ag प्लस इलेक्ट्रॉन लिया Ag बन गया। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, रिप्रेजेंटेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन Ag प्लस ऑब्लिक Ag, बट यहां तो दो प्रोड्यूस हो रहा है, तो एक को आगे लिखेंगे एक को पीछे लिखेंगे। इसका रिप्रेजेंटेशन होगा AgCl ऑब्लिक Cl माइनस, लाइक दिस, देख रहे हो ना।
बट कोई बच्चा चाहे तो ऐसा उलट के भी लिख सकता है, Cl माइनस को पहले लिख सकता है और Ag को बाद में लिख सकता है, जैसे यहां मैं लिखा हूं। मीन्स आप इस मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड को आप ऐसे लिख सकते हो, मीन्स पहले एनायन फिर सॉल्ट फिर आपका मेटल, और पहले मेटल सॉल्ट फिर Cl माइनस मीन्स एनायन लिख सकते हो। मीन्स दोनों ही रिप्रेजेंटेशन अलाउड है। हाँ, इसमें क्लियर है कि एक इलेक्ट्रोड मेटल का रहता है और दूसरा इलेक्ट्रोड उसका इनसॉल्युबल सॉल्ट का होता है। मीन्स आप देख रहे हो एक रिएक्शन यह होगा, AgCl इलेक्ट्रॉन लेने के बाद Ag और Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया। दूसरा रिएक्शन दूसरा इलेक्ट्रोड यह होगा, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन लेने के बाद Ag बन गया। मीन्स दो हाफ सेल रिएक्शन है यह, दोनों को ऐड करोगे तो फिर कंप्लीट सेल रिएक्शन होगा, और जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा आप करोगे। लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि इस तरह का जो इलेक्ट्रोड होता है उस इलेक्ट्रोड में एक आपका जो यहाँ पे बिहेव करता है मेटल का इनसॉल्युबल जो सॉल्ट है वह इलेक्ट्रोड जैसा बिहेव करता है। तो यहाँ पे इनसॉल्युबल सॉल्ट कौन है? AgCl। AgCl में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो क्या बन रहा है? Ag और Cl माइनस। इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस तरह से, Cl माइनस AgCl Ag। अब इसी तरह से दूसरा है कैलोमेल इलेक्ट्रोड। कैलोमेल इलेक्ट्रोड हम लोग कैलोमेल बोलते हैं HgCl2Cl2 को, Hg2Cl2 को हम लोग कैलोमेल बोलते हैं। अब यहाँ पे हियर मेटालिक मतलब मरकरी इज कंटेक्ट विथ ए क्लोराइड सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोड रिएक्शन इस तरह से होता है। Ag2Cl2 आपका ब्रेक होकर के Ag प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट होगा, लेकिन Ag प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर Ag में कन्वर्ट होता है, और Ag2Cl2 जब इलेक्ट्रॉन लेगा मीन्स यह आपका इलेक्ट्रोड है। यहाँ पे कैलोमेल इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या बनेगा? यह Ag के ऊपर प्लस है, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद Ag हो जाएगा, Cl माइनस तो Cl माइनस तौर पर बाहर निकल जाएगा। तो आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहो तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, Ag2Cl2, और यहाँ पे रहेगा, इधर रहेगा Ag लिखो और इधर बाहर तुम क्या लिखोगे? Cl माइनस लिख सकते हो। तो यह रिप्रेजेंटेशन हुआ आपका मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का। तो इस पे क्वेश्चन भी मैं आगे कराऊंगा। नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फर्स्ट, डिस्चार्ज पोटेंशियल। डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है? मैं आप सबको पढ़ाया हूं डिस्चार्जिंग टेंडेंसी। When electrolyte solution has more than one cations or anions, in that case discharging tendency of ions decide electrolysis products, and discharging tendency depends upon discharge potential। देखो जी, इलेक्ट्रोलाइसिस में होता क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हो जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आयंस पे फोर्स लगता है, और आयंस पे फोर्स लगने की वजह से आयंस अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है और अपने अपने इलेक्ट्रोड पर जाकर डिस्चार्ज हो जाता है, और डिस्चार्ज होकर के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। एनायन इलेक्ट्रॉन लूज करके डिस्चार्ज होता है, कैटायन इलेक्ट्रॉन गेन करके डिस्चार्ज होता है। अब पॉइंट यह है कि सॉल्यूशन में अगर मोर देन वन कैटायंस है, जैसे मान लो सोडियम प्लस भी है, कॉपर 2 प्लस भी है, तो कौन डिस्चार्ज होगा? तो डिस्चार्ज उनका सोडियम प्लस एंड कॉपर 2 प्लस का डिस्चार्जिंग पोटेंशियल का मीनिंग क्या हुआ? तो डिस्चार्जिंग पोटेंशियल का डेफिनेशन होता है, इट इज मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड, इट इज मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड across electrodes to migrate a particular ion to its respective electrode। मीन्स किसी आयन को अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर जाने के लिए मिनिमम जितना पोटेंशियल डिफरेंस का रिक्वायरमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ आयंस। तो सोडियम प्लस और कॉपर 2 प्लस में मीन्स रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर जाने के लिए जिसका पोटेंशियल का रिक्वायरमेंट कम होगा उसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कम होगा, इसका ज्यादा उसका ज्यादा होगा। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि किसको डिस्चार्ज होने के डिस्चार्जिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा किसका कम होगा? तो डिपेंड करता है रिडक्शन पोटेंशियल पे। जिस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल, जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसको डिस्चार्ज होने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, तो उसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल लो होगा। मीन्स डिस्चार्जिंग पोटेंशियल is inversely proportional to discharging tendency। एंड ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के भी, मीन्स रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के। तो जिस कॉपर 2 प्लस और सिल्वर और सोडियम प्लस में कॉपर 2 प्लस का डिस्चार्जिंग टेंडेंसी ज्यादा है, इसका मीनिंग हुआ कि कॉपर 2 प्लस का डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कम होगा और सोडियम प्लस का डिस्चार्जिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो यह मीनिंग हुआ।
ठीक इसी तरह से जब हम लोग एनायन की बात करते हैं तो एनायन अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर जाकर के इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मीन्स एनायन का ऑक्सीडेशन होता है। तो कटायन के केस में डिस्चार्जिंग टेंडेंसी डिसाइड करता है उनका रिडक्शन पोटेंशियल, बट एनायन के केस में डिसाइड करता है उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मीन्स जिस एनायन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ही ज्यादा होगा उसको अपने रिस्पेक्टिव आपके इलेक्ट्रोड पर जाने का उतना ज्यादा टेंडेंसी होगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग उनका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल भी होगा। तो डिस्चार्जिंग पोटेंशियल तो सेम है, वो आपका रिडक्शन हो या ऑक्सीडेशन हो, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा उसको कैथोड पे जाने का टेंडेंसी होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड पे डिसाइड करेगा। बट डिस्चार्जिंग पोटेंशियल का डेफिनेशन फिक्स है, इट इज मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू माइग्रेट ए पर्टिकुलर आयन टू इट्स रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। तो क्लियर हो गया कि डिस्चार्जिंग टेंडेंसी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्चार्जिंग पोटेंशियल होगा, वो आपका कटायन हो या एनायन हो, दोनों के लिए यही होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओवर वोल्टेज। ये ओवर वोल्टेज क्या होता है? तो नॉर्मली वाटर, आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखो कि वाटर अच्छा खासा मतलब मीन्स बहुत सारे मेटल से आपका वाटर ऊपर है, तो वहां पे होता यह है कि जब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो वहां पे वाटर एक्सेस रहता है, तो वाटर का रिडक्शन के लिए मीन्स वाटर के रिडक्शन के लिए जो पोटेंशियल का रिक्वायरमेंट होता है वो जितना रहता है उससे ज़्यादा पोटेंशियल पे वो रिड्यूस होता है। मीन्स वाटर का, अब वाटर जब अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे जाता है तो उसका ऑक्सीडेशन मीन्स उसका रिडक्शन स्लो होता है। वाटर का जो आपका प्रोसेस है मीन्स इलेक्ट्रोलाइसिस है वो स्लो होता है। स्लो होने के पीछे रीजन है कि जितना पोटेंशियल रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे उससे ज़्यादा पोटेंशियल का रिक्वायरमेंट होता है। मीन्स एक्चुअल से मीन्स जितना जरूरत है एक्सपेक्टेड से ज़्यादा पोटेंशियल एक्चुअल में जरूरत पड़ता है वाटर के आपके इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए। तो उस एक्स्ट्रा पोटेंशियल को बोलते हैं ओवर वोल्टेज। मीन्स वाटर नीड्स ओवर वोल्टेज, एक्स्ट्रा वोल्टेज टू हाइड्रोलाइज। अब यही वजह है कि अगर वाटर में तुम्हारा एनायन है Cl- है तो वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस ना होकर के वाटर इलेक्ट्रोड पे ना जा करके कौन चला जाता है? Cl- चला जाता है। मीन्स ऑक्सीडेशन वाटर का ना होकर के ऑक्सीडेशन किसका हो जाता है? Cl- का हो जाता है, क्लोराइड एनायन का हो जाता है, बिकॉज वाटर नीड्स एक्स्ट्रा वोल्टेज विच इज कॉल्ड ओवर वोल्टेज। नेक्स्ट पॉइंट इज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल और डिफ्यूजन पोटेंशियल। तो आपको पता है गैल्वेनिक सेल में दो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन रहता है, दोनों इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन को हम लोग सेपरेट कर रखते हैं, दोनों इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का अपना अपना पोटेंशियल होता है। तो और बाद में चले कंसंट्रेशन सेल में बनाया, आपने देखा होगा कि दोनों सोल्यूशन है, बीच में पोरस वाल डाल दिया गया। तो जो लिक्विड सोल्यूशन होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। मीन्स इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट्स, टू सोल्यूशन ऑफ, it is potential difference between two electrolyte solutions present between two electrolytic cells, और टू वेजल में जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन प्रेजेंट है उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं और डिफ्यूजन पोटेंशियल बोलते हैं। हमारा सॉल्ट ब्रिज इसी पोटेंशियल को खत्म करता है और न्यूट्रलाइज करता है। एंड लास्ट पॉइंट है थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी। तो आपको तो मैं ये बात पहले ही से बता चुका हूँ कि दुनिया का कोई भी प्रोसेस अगर होता है तो उस प्रोसेस में जो यूजफुल वर्क डन करता है हमारा सिस्टम वो डेल्टा जी के इक्वल होता है। डेल्टा एच क्या होता है? जो आपने एनर्जी दिया टोटल इंथैल्पी मींस इनपुट हुआ, और डेल्टा जी अगर आउटपुट हुआ तो डेल्टा जी आउटपुट हुआ, डेल्टा एच इनपुट हुआ, तो टी डेल्टा एच क्या हुआ जी? लॉसेस हुआ। तो इफिशिएंसी क्या होता है? आउटपुट बाई इनपुट। तो इफिशिएंसी हो जाएगा डेल्टा जी बाई डेल्टा एच। तो कई बार पूछेगा थर्मोडायनेमिक्स इफिशिएंसी क्या होगा, तो डोंट वरी अबाउट, मिस ये ना समझना कि थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी कोई नया चीज है। थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी सेम थिंग, यही डेल्टा जी बाई डेल्टा एच, आउटपुट बाई इनपुट। इन दिस वे मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया हूं। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल का एक्सेशन करूंगा और अगला वीडियो कंप्लीट न्यूमेरिकल पे ही होगा।